नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा। आज का जो हमारा पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206-1707 तक, या भारत का इतिहास जो 1206 से 1707 तक घटित हुआ है, जिसको हम मध्यकालीन भारत के नाम से भी जानते हैं। तो आपके सिलेबस में ये आपका पहला पेपर है और इसका कोड है HIST 203। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, या दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो इसमें आपने जो पहला चैप्टर है उसमें हमने देखना है कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना वह किस तरह से हुई थी और उसका किस तरह से विस्तार हुआ था। तो इसकी मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है इस पर, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो जो है वो बलबन पर आधारित है कि बलबन जो है, गयासुद्दीन बलबन, वो किस तरह से शासक बनता है या सुल्तान बनता है, और उससे पहले उसका जो जीवन रहा है वो किस तरह का था, उस पर हम बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन का नाम, बचपन का नाम इसका क्या था? बहाउद्दीन। और ये इलबारी कबीले से संबंधित था। इलबारी कबीले से आपको मैंने कहा था कि इल्तुतमिश भी इलबारी कबीले से संबंधित था, और ये भी इलबारी कबीले से ही संबंधित था, जो कि तुर्कमेनिस्तान से, ये कबीला तुर्कमेनिस्तान में शासन करता था, या वहाँ पे यहाँ के लोग रहते थे, इस कबीले के लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ से इसको बचपन में मंगोलों ने दास के रूप में उठा दिया था, और उसके बाद उसको बसरा में एक व्यापारी जिसका नाम जमालुद्दीन था उसको बेच लिया था। तो जमालुद्दीन ने इसकी देख रेख की, इसको पाला पोसा, और बाद में इल्तुतमिश को दास के रूप में बेच दिया। तो इल्तुतमिश ने इसे अपने पास जो है एक जो अपना पर्सनल दास होता है उसके रूप में इसको नियुक्त किया, और ये बढ़ते बढ़ते इसकी शक्ति बढ़ती रहती है। इसका ये विश्वास पात्र होता है, बहुत ख़ास होता है उसका, और ये धीरे धीरे जो है उच्च पदों पर पहुंच जाता है, और शीघ्र ही चालीसा में शामिल हो जाता है। रज़िया के समय में ये अमीर शिकार बन गया था। बहराम शाह के समय में अमीर आखुर, और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में अमीर हाजिब के पद तक पहुंच चुका था। और 1246 में इसे नसीरुद्दीन महमूद ने अपना वज़ीर नियुक्त किया, और 1249 में गयासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान से करवाकर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली थी। और 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ये स्वयं सुल्तान बना। तो सुल्तान तो बन गया 1266 में जाकर, लेकिन 1240 से 1266 तक के समय में ये वज़ीर भी रहता है। शायद 1-2 साल बीच में नहीं रहता है। इसके अलावा जैसे 53 में जब विद्रोह हो जाता है, वो हम अभी बात करेंगे क्या क्या होता है। तो फिर जब ये सुल्तान, जब ये बनता है, वज़ीर बनता है, तो ये अपनी उपाधि उलूग खान धारण करता है और वज़ीर बनता है। अब ये वज़ीर किस तरह से बनता है? इसके जो इसका शासक था सुल्तान, जिसका नाम नसीरुद्दीन महमूद था, ये बहुत ही साधारण व्यक्ति था। ठीक है, मैं महमूद की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति था, और वो सुल्तान बन चुका था। तो उसके बाद जो तुर्की कुलीन के लोग हैं, उन्होंने इसको वज़ीर को चुनने का अधिकार दे दिया कि भाई आप अपना वज़ीर खुद चुन सकते हो। तो महमूद ने बलबन को अपना वज़ीर चुना, और इस समय जो है ये अमीर हाजिब के पद पर था बलबन। तो बलबन फिर उलूग खान की उपाधि धारण करता है, और 1246 में वज़ीर बन जाता है। तो वज़ीर बनने के बाद ये क्या क्या करता है, ये इसकी क्या क्या उपलब्धियां होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ये प्रधानमंत्री या वज़ीर बनता है, तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी सीमा से मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे, और दूसरा जो हिंदू सरदार थे वो भी बहुत आक्रामक हो गए थे। वो भी बार बार मुस्लिम जो क्षेत्र था, या दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र था, उस पर आक्रमण कर रहे थे। इसके अलावा जो दूर के प्रांत थे सल्तनत के, वहाँ के सूबेदार भी
सहयोग नहीं दे रहे थे। जो दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय शक्ति का उसका सहयोग नहीं दे रहे थे। दिल्ली का दरबार भी षड्यंत्र, राजनीतिक हत्याओं के कारण या सुल्तान जो बदलते रह रहे थे बीच बीच में, उसके कारण यहाँ की जो मान प्रतिष्ठा है वो बहुत कम हो चुकी थी दिल्ली दरबार की। तो ये सारी चुनौतियाँ इसके सामने थी। तो इन चुनौतियों को वो एक एक करके इन चुनौतियों से निपटता है। तो किस तरह से निपटता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अब शक्ति प्रदर्शन कैसे करता है, ये शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शाही सेना को एक तो शक्तिशाली बनाता है और उसको आधुनिक हथियार प्रदान करता है, और उसके साथ साथ फिर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद सहित जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे सल्तनत के, वो हर साल एक विशाल सेना लेकर राजधानी से बाहर जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो ये हम कह सकते हैं उत्साही जो सैनिक थे, इन्होंने फिर एक एक करके मंगोल, हिंदू सरदार या तुर्की कुलीन के जो विरोधी थे उनके खिलाफ जो है अभियान चलाना शुरू किया। तो ये इसने शक्ति प्रदर्शन किया। दूसरा फिर खोखर और मंगोलों के विरुद्ध अभियान ये 1246 में चलाता है। जैसे ये वज़ीर बनता है, उसके बाद इसने मंगोलों के विरुद्ध एक सेना का नेतृत्व किया, और इस सेना ने रावी नदी के तट पर जाकर डेरा जमाया, और स्वयं बलबन जो है किरथार पर्वत में एक सॉल्ट रेंज पड़ती है जिसको नमक श्रेणी भी कहा जाता है, उसको पार करके जाता है और वहाँ पर वो डेरा लगाता है। तो इससे क्या होता है कि जो मंगोल थे, तो मंगोल जो है देश मतलब ये भारत को छोड़कर जाने लगते हैं। हालांकि वो जाते जाते बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोगों को दास के रूप में ले जाते हैं। दूसरा फिर जो खोखर थे, खोखर पंजाब में लोग थे, पंजाब में रहने वाले लोग थे। ये उपद्रवी लोग थे, मतलब बहुत सारा वो करते नुकसान पहुंचाते थे। तो इनके विरुद्ध भी इसी सैन्य अभियान में ये कार्रवाई करता है। फिर नेक्स्ट है दोआब के हिंदू सरदारों के विरुद्ध सैन्य अभियान। अब दोआब वो क्षेत्र है यमुना और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र जिसको दोआब कहा जाता है। तो दोआब में भी बहुत सारे सरदार ऐसे थे या जो हिंदू ज़मींदार थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो उनके खिलाफ ये एक अभियान चलाता है बलबन, और उन विद्रोहियों में से 2 हिंदू विद्रोहियों को पराजित किया जाता है, और उनके जो समर्थक होते हैं उनको मार दिया जाता है, उनका खात्मा कर लिया जाता है। तो शाही सेना जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते इलाहाबाद तक पहुंच जाती है। इसको कड़ा कहा जाता था उस समय। तो इलाहाबाद तक पहुंच जाती है, जहां पर नसीरुद्दीन महमूद का भाई जलालुद्दीन सूबेदार के रूप में कार्यरत था। तो जलालुद्दीन को इसकी नीयत पे कुछ विश्वास नहीं था कि ये गलत भी कर सकता है। हालांकि इसको खुश करने के लिए संभल और बदायूं के क्षेत्र भी दे दिए थे इसको, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आया और ये वहाँ से भाग जाता है, तुर्किस्तान चला जाता है, और वहाँ पर जो मंगोल थे उनसे मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है किचलू खान और इमादुद्दीन रेहान का षड्यंत्र। तो 1253 में कुछ असंतुष्ट जो कुलीन थे या जो बलबन से नफ़रत करते थे, उसकी बढ़ती हुई शक्ति से नफ़रत करते थे, उनमें से बहुत सारे कुलीन जो है वो बलबन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और इन्हीं के जो नेता होते हैं वो नेता होते हैं किचलू खान और इमादुद्दीन रेहान। हालांकि किचलू खान बलबन का ही भाई था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे नफ़रत करता था। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों और जो ग्रुप बना होता है वो नसीरुद्दीन महमूद जो सुल्तान था उसके सामने बलबन की बुराई करने लग जाते हैं, और साथ ही साथ जो मलिक नायब होता है
उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है। तो बलबन जो है, जब इसको पता चलता है कि ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो स्वयं ही वज़ीर पद से इस्तीफ़ा दे देता है कि भाई मैं वज़ीर नहीं रहूँगा। तो इसके बाद इमादुद्दीन रेहान को वज़ीर बना दिया जाता है और बलबन को झांसी का सूबेदार बना दिया जाता है। लेकिन नयाब रेहान के बस में प्रशासन चलाना नहीं था, तो उससे वो वैसा ही हुआ। इससे सुल्तान भी नाराज़ हो गया और बाकी कुलीन जो शमशी कुलीन थे, उन्होंने बलबन को दोबारा से वापस बुलाकर दोबारा से वज़ीर का पद दे दिया और रेहान को बदायूं और कुतुब खान को अवध का सूबेदार बना दिया। और फिर जो किसलू खान था, किसलू खान को मुल्तान और उच्च का क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, तो इन तीनों को अलग अलग जगह भेज दिया गया। फिर बलबन अपनी स्थिति को और अच्छी बनाने के लिए एक तो जो विद्रोही तुर्की कुलीन थे उनका दमन करना शुरू करता है। दूसरा, जो हिंदू सरदार थे उनके विरुद्ध वो अपना सतर्क रहता है कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। तीसरा, जो मंगोल था, मंगोलों के खिलाफ़ भी उसने काफ़ी ऐसे अभियान कह सकते हैं या प्रशासन में, सेना में सुधार किया ताकि वो मंगोलों से भी बच सके। फिर नेक्स्ट है जलालुद्दीन एवं मंगोल 1255 में। अब होता क्या है कि जो जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन मैंने आपको पहले भी कहा था फिर 1256 में इमादुद्दीन रेहान और कुतलू खान, ये दोनों मिलकर विद्रोह कर देते हैं। अब विद्रोह वैसे अवध से शुरू होता है, इमादुद्दीन विद्रोह कर लेता है, कुतलू खान इसका समर्थन करता है। तो बलबन जो है एक विशाल सेना लेकर बदायूं की तरफ बढ़ता है और रेहान को पराजित करके उसको मारा जाता है, वो मर जाता है। फिर कुतलू खान का वो पीछा करता है। कुतलू खान अवध से बड़ाइच को वैसे स्थानांतरित किया जाता है जैसे उसका पता लगता है कि ये इस विद्रोह में शामिल है। तो लेकिन कुतलू खान क्या करता है, ये इस आज्ञा का पालन करने से मना कर लेता है और जब तक शाही सेना यहाँ पहुँचती है तब तक वो भागकर राजा रणपाल, जो कि संतागढ़ का राजा था, वहाँ पर चला जाता है और राजा जो है कुतलू खान को बलबन को देने से मना कर लेता है। तो इस कारण जो है बलबन उसके क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उसके बहुत बड़े क्षेत्र को नुकसान भी पहुंचाता है। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जलालुद्दीन एवं मंगोल। अब जो जलालुद्दीन है उसकी हमने बात की थी कि जलालुद्दीन कौन है। जलालुद्दीन जो है महमूद का भाई था। अब होता ये है कि जलालुद्दीन 1255 में वापस आ जाता है। जैसे हमने पहले बात की थी, वो तुर्किस्तान चला जाता था, तो 1255 में वो वापस आ जाता है और फिर जो भी उसने पास में किया होता है उसकी क्षमा मांगता है और उसको माफ़ कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि उसको लाहौर का उसका सूबेदार बना दिया जाता है, लाहौर का सूबेदार उसको बना दिया जाता है। तो लाहौर का सूबेदार बनाने का बलबन का ये भी मकसद था कि जलालुद्दीन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के राज्य के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा। बफर स्टेट ही होता है दो क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बफर कहा जाता है, या जोन, जैसे आपने सुना होगा बफर जोन। तो उसका काम करेगा कि भाई ठीक है, अगर मंगोल पहले आक्रमण करेंगे तो पहले वो जलालुद्दीन के क्षेत्र पे करेंगे, उसके बाद वो दिल्ली आएंगे। तो इस तरह से उसकी ये नीति होती है। तो इस प्रकार ये हो जाता है। फिर इसका जो मंगोल है, तो मंगोल और जलालुद्दीन को इस तरह से वो निपटा देता है। फिर वैसे मंगोलों के खिलाफ़ वो और सारी भी चीज़ें करता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे करता है। फिर नेक्स्ट है राजपूतों के विरुद्ध सैन्य अभियान 1248 से 1259। तो लगभग 12 सालों में उसने राजपूतों के खिलाफ भी बहुत सारे अभियान चलाए थे। इनमें सब
तो इसने सबसे पहला अभियान चलाया था 1248 में चंदेलों के खिलाफ। चंदेलों को पराजित किया, लेकिन कलिंजर जो उनका किला था उस पर अधिकार नहीं कर पाया। फिर 1251-52 में वो ग्वालियर को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें भी वो असफल हो जाता है। फिर रणथंभौर पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी तुर्क अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए। तो राजपूतों के खिलाफ जो भी इसने अभियान चलाए वो पूरी तरह से सफल नहीं माने जाते हैं। फिर मेवातियों का दमन। अब मेवाती जो है ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते थे और ये बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि दिल्ली पर भी या दिल्ली की जो तुर्की चौकियां हैं उन पर आक्रमण कर लेते थे। वहाँ के राजकोष को भी लूट लिया कई बार। ठीक है, वहाँ पे जो औरतें हैं उनको छेड़ा करते थे। तो इनसे निपटने के लिए वो 1259-60 में इनके खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाता है बलबन, और बहुत सारे मेवातियों को मार दिया जाता है। जो उनके निवास स्थल थे जंगल, उनको साफ़ कर दिया जाता है। उनके स्त्री और बच्चों को दास बना दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे नीति ऐसी खतरनाक नीति, या हम कह सकते हैं रक्त रंजित नीति वो चलाता है, जिसको आप लौह की नीति भी कहते हैं, लौह और रक्त की नीति भी कहते हैं। इस तरह की नीति वो मेवातियों के खिलाफ चलाता है। लेकिन नसीरुद्दीन इंटरफेरेंस के कारण ये रोक लिया जाता है, ये अभियान रोक लिया जाता है। फिर किचलू खान के विद्रोह एवं मंगोलों के प्रति नीति। अब किचलू खान जो है, ये आपको पता ही है कि किचलू खान इसका कज़न था, इसका मतलब भाई था, जो कि मुल्तान और उच्च का सूबेदार बना दिया गया था। लेकिन 1254 के बाद इसने दिल्ली के प्रति थोड़ा अनिष्ट व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मतलब ये उनके प्रति वफादार नहीं रहा, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बलबन से ईर्ष्या करता था। तो इस समय क्या होता है कि 1257 में मंगोल सेना उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर देती है, और इनका नेता है हलाकू खान इनका नेता था। तो हलाकू खान वैसे फ़ारस में उस समय शासक था, तो इसकी सेना थी जो कि किचलू खान के क्षेत्र पर आक्रमण करती है। तो किचलू खान क्या करता है, वो हलाकू खान का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है कि भाई मेरा राजा कौन है, हलाकू खान है। दिल्ली से अपना संबंध तोड़ देता है। तो जैसे बलबन को ये पता चलता है, पहले तो दिल्ली की सुरक्षा का इंतज़ाम करता है, उसके बाद हलाकू के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। और जो मंगोल दूत फिर दिल्ली आते हैं 1258-59 में, तो उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, सैन्य शक्ति को परेड करवाता है एक प्रकार से। तो इस प्रकार जब वे जो राजदूत मंडल आता है, जब वो वापस जाता है, तो वो दिल्ली की जो सुरक्षा प्रणाली है उसकी प्रशंसा करता है। और फिर हलाकू और बलबन आपस में जो है हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो संबंध होते हैं वो स्थापित कर लेते हैं, कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से जो किचलू खान की योजना थी, इसको अपने आप को स्वतंत्र करने की, या बलबन से जो वो दूरी चाहता था, वो सफल नहीं हो पाई। तो ये सब बलबन की सफलताएं भी हम कह सकते हैं, या जो उसकी असफलताएं थी एक वज़ीर के रूप में। इसके बाद जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1266 में, तो बलबन स्वयं सुल्तान बनता है। तो जो भी ये घटनाएं घटती है, हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सफल रहा। सफल इसीलिए रहा कि एक बिखरता हुआ जो राज्य था उसको इसने बिखरने से बचा दिया। तो इसने अपनी नीतियों के कारण एक तो दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को दोबारा से बनाया, और जो केंद्र की शक्ति थी उसको एक बार फिर से सुदृढ़ किया। और उसके बाद जब वो स्वयं सुल्तान बनता है, तो उसके बाद तो खैर ये बहुत कुछ करता है। तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या क्या करता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।